चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोरॉन फैमिली के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट जो कंपाउंड देखा था डाइबोरेन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी तक हो गया था, है ना। चलिए तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन फैमिली। चले, है ना। नेक्स्ट जो ग्रुप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में सबसे पहले अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात की जाएगा तो दो स्टेट कॉमन आपको देखने को मिलेगी, एक तो +4 है और एक +2 है। वैसे तो रेंज अगर हम लोग बात करें कार्बन फैमिली का तो -4 से लेकर +4 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 2 हम लोग जनरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें जो कंपाउंड स्टडी करना है कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड स्टडी करना है, जो कि +2 और +4 में बन रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। मेंबर्स की बात करें तो काशी गए संत प्रभु, फिलहाल फ्लेरोविया में एक अलग एलिमेंट है इसमें, जिसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की हम लोग बात कर चुके हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और कैटिनेशन, ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज में गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि जो है ना शुरू के 4 ग्रुप हो रहे हैं वहां पर आप छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये उसी में आ रहा है। तो आप देखें सबसे छोटा कौन होगा बेटा इनमें से, कार्बन। जो छोटा है हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर ऑर्डर ये बन के आ रहा है, बस आप देखें तो SN और PB इनके ऑर्डर में क्या आ रहा है बेटा, एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये अब आपको याद रखना होगा कि संत और प्रभु का पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर तो एक एलिमेंट गायब है क्योंकि एनसीईआरटी ने उसके आगे डैश लगा रखा है, इसीलिए अपन भी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी को किससे सॉल्व करते थे, मास से। डाउन द ग्रुप जाएंगे, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। अच्छा, डेंसिटी में एक बात ध्यान रखना, डेंसिटी यहां पर हम जो लेके चल रहे हैं वो किसको लेके चल रहे हैं, ग्रेफाइट। एनसीईआरटी में डेंसिटी कार्बन की दे रखी है तो डायमंड की भी डेंसिटी दे रखी है और ग्रेफाइट की भी डेंसिटी दे रखी है। और आप इतना जानते होंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट में मोर डेंस कौन होगा, डायमंड। तो यहां पर अगर हम ग्रेफाइट को लेंगे तो ये ऑर्डर बनेगा, और ये ऑर्डर में इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि याद रखना सिंपल है, क्योंकि विदाउट एनी एक्सेप्शन है। अब आप यहां पर डायमंड के ग्रेफाइट के बदले अगर डायमंड लोगे तो कार्बन और सिलिकॉन की पोजीशन बदल जाएगी, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो ग्रेफाइट है तो यहां है, अगर डायमंड लिया तो सिलिकॉन पीछे और डायमंड कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ये चेंज आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। कैटिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप इतना जानते हैं कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाने वाला एलिमेंट ही कौन है, कार्बन, है ना। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और SN का जो कैटिनेशन पावर है या ऑर्डर है वो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, तो वो ऑर्डर आपके सामने है। लेड के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसीलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऑर्डर ध्यान रखें, वैसे भी इसमें कुछ अलग से याद रखना नहीं, आपको पता ही है कि कार्बन का कैटिनेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा लेना देना बॉन्ड स्ट्रेंथ से है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन थोड़ा वीक होगा, जर्मेनियम और वीक होगा, SN और वीक होगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा उसका कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होता है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करें तो अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एलिमेंट अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और इस ग्रुप में दो तरह के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो +2 वाला ऑक्साइड जिसको मोनोऑक्साइड बोला जाएगा, और एक +4 वाला ऑक्साइड जिसको डाइऑक्साइड बोला जाएगा। तो जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सेम उसी पैटर्न पे इस ग्रुप का हर एलिमेंट मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है।
तुम्हारी बढ़िया सेटलमेंट हो रखा है ना, मतलब जब इधर हो तो उधर नीचे बैठ जाते हो, उधर हो तो इधर ऊपर आके बैठ जाते हैं ना। सही है। हाँ, बढ़िया फिट अच्छा है ना सेटल। तो ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ लेना फिर, है ना। मुझे तो आती नहीं ऑर्गेनिक। है, वो तो तुम्हारे ऊपर, तुमको पता होना चाहिए। अब अल्फा में बैठ के तुम पूछ रहे हो कौन आएगा। है, क्या हो गया? अच्छा ऐसा, यूं क्लास में। हाँ, अच्छा। अच्छा जो बेटे वो उनके लेवल के। बोला आपके लेवल का बनना भी नहीं हमको। चलो ठीक है ना। चले यहाँ पर अब बात कर रहे थे ऑक्सीजन के बारे में। कार्बन, ये जो ग्रुप 2 सॉरी ग्रुप 14 है, इसके अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो दो तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड। अब सुनिएगा, कभी भी ऑक्साइड आ जाए, हाइड्राइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, कल भी बोला था, आज भी बोला जा रहा है, ग्रुप 15 में बोला जाएगा, 16 में बोला जाएगा, 17 तक बोला जाएगा। याद हो गया तो ठीक है। नहीं तो अगले साल ही याद होगा सीधे, है ना। तो अगर ऑक्साइड, हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो दिमाग में पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर वेचर आपने कहाँ पढ़ रखा है बेटा? पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। पहले डाइऑक्साइड्स के बारे में बात करें, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। और मोनो ऑक्साइड है तो भी यही बात है, पर मोनो ऑक्साइड में लिख नहीं रहे, उसमें इंडिविजुअल कुछ बातें लिखनी, इसलिए उसको वहां पर नहीं लिख रहे। एक और बात समझिएगा, ये तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दिया। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 13 में इंडिविजुअल ऑक्साइड्स का नेचर भी लिखा था, कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन एम्फोटेरिक वगैरह, तो यहाँ पर भी वही बात आएगी, ठीक है। अब आपको वो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या याद आ रहा होगा, ठीक है। तो इधर ध्यान रखिए, यहाँ कौन था? बालिका, सीता, गीता। अच्छा, सीता गीता को भूल जाए तो इसके ऊपर कौन है? नॉन मेटल। और नीचे कौन है? मेटल। अच्छा, नॉन मेटल है तो कैसा होगा? एसिडिक होगा, इतनी बात तो पक्की है। अच्छा, ये मेटल है, मेटल के ऑक्साइड दो तरह के हो सकते हैं, या तो बेसिक या एम्फोटेरिक। अच्छा, एम्फोटेरिक कौन होते थे? वो ट्रिक आपको अब याद होनी चाहिए ना, जनाबे आली वाली, उसमें ये दोनों आते हैं। और ये आते तो ये कैसे होंगे बेटा? एम्फोटेरिक होंगे। और इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इनके मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कार्बन के बारे में आप जानते हो, ये जो मोनोऑक्साइड है ये कैसा है बेटा? न्यूट्रल। अब सुने, बात आती है सीता गीता की, है ना। सीता गीता क्या है बेटा? मेटलॉइड है। सुनना ध्यान से, मेटलॉइड का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक, बेसिक कुछ भी हो सकता है। एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए आपको जब पीरियोडिक टेबल में बताया गया था तो वहां सिर्फ हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन किया था, वहां मेटलॉइड का कोई डिस्कशन नहीं था। मेटलॉइड वो होते हैं, SiO2 बता चुका हूं वैसे आपको, जब हमने सिलिका पढ़ा था तो उस टाइम पे बताया था एसिडिक है, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि अब बार बार वही सारी बातें आएंगी, हर ग्रुप में मेटलॉइड आएगा। तो मेटलॉइड का नेचर कैसा भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मेटलॉइड का मतलब क्या है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, और दोनों की प्रॉपर्टी हो तो हो सकता है कोई ज्यादा डोमिनेटिंग हो, बराबर नहीं होता दोनों कभी भी, है ना। 50-50% कैरेक्टर नहीं आता, कैरेक्टर किसी ना किसी का क्या होगा बेटा? डोमिनेटिंग होगा। तो इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेट देखा गया, और इसीलिए इन दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुरू के 3 ऑक्साइड है, तीनों के तीनों क्या है बेटा? एसिडिक। और ये दोनों क्या है बेटा? एम्फोटेरिक। आप देख सकते हैं ये एसिडिक है और ये एसिडिक प्लस बेसिक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से यहां पर आइए, सीओ तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में तो कोई एसिडिक बेसिक की बात हो ही नहीं सकती। जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है ये भी कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। SiO के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से बता भी नहीं सकता कि क्या होगा, ठीक है। तो SiO, पहला क्वेश्चन कि SiO एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ये पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है SiO, आपके पढ़ने में नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि SiO नाम का कोई कंपाउंड है। तो कभी ये आ जाए कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो यस ये एग्जिस्ट करता है, एंड इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। तो ये पॉइंट इसके बारे में पता होना चाहिए कि इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सा ग्रुप 14 का मोनो ऑक्साइड है जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो CO है, सॉरी SiO है, ये वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहा होगा बेटा? एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो नोट कर लें, ये तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में बात हुई। सेकंड हमें जो पढ़ना है दैट इज रिएक्शन विद वाटर।
चलिए, सेकेंड जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी बेटा, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अब जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ध्यान सुनना, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है रिएक्शन विद वाटर, उसी को 3 पॉइंट्स में आपको बताया जा रहा है। जब आप किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस एलिमेंट का क्या बनता है बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी लिखता है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये लिखा है एनसीईआरटी ने क्लियरली। तो अगर आपको बोला जाए कि कोई रिएक्ट कर रहा है और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कौन रिएक्ट करेगा और नॉर्मल कंडीशन में कौन रिएक्ट नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक रिएक्शन आएगी जहां पर कार्बन वाटर से रिएक्ट भी कर रहा होगा, पर यहां पर क्या लिखा है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मतलब हम लोग जो लिखा है एनसीईआरटी ने वो नॉर्मल कंडीशन भी लिखा है। अब आप अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब कंडीशन चेंज कर दें तो जो नहीं रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में वो भी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा ना। तो ये जो लिखा गया है ये नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखा गया। पहला स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट लिखे, SN reacts with steam, SN reacts with steam to decompose it, SN reacts with steam to decompose it, ठीक है। तो जो टिन है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर इन द सेंस स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर वाटर से रिएक्शन करता है कोई एलिमेंट तो जनरली क्या बनता है बेटा, हाइड्रोक्साइड। सुनना मेरी बात है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ने तो रिएक्ट करा नहीं, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो SN रिएक्ट करेगा। और SN किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से। खास बात यह है कि जब कोई एलिमेंट स्टीम से रिएक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखो SN का जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे स्टीम के फॉर्म में, स्टीम के साथ जब रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है बेटा, रिलीज हो जाता है। इसको ऐसा बोला जाता है कि जो मेटल है उसने वाटर को क्या कर दिया बेटा, डिकम्पोज कर दिया। मतलब इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन ने मेटल पे अटैक कर दिया, तो ये कंपाउंड बन के आ रहा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टीम आ जाए तो हमेशा हाइड्रोक्साइड ना बना के आपको क्या बनाना होगा बेटा, ऑक्साइड बनाना होगा। अगर आपने अभी वाले मॉड्यूल में तो हटा दिया वो क्वेश्चन, एस ब्लॉक पिछले साल के मॉड्यूल देखो तो उसमें एक मैग्नीशियम का क्वेश्चन भी दिया हुआ था एस ब्लॉक के अंदर कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस। तो वहां पर भी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, स्टीम जब भी दिया होता है तो वहां मैग्नीशियम का क्या बनता था, ऑक्साइड। और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग वाटर गैस का प्रोडक्शन करेंगे, वाटर गैस में भी हम स्टीम से रिएक्शन कराएंगे तो वहां CO बनेगा, कार्बन का ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो कौन है बेटा, PB। लेड के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि ये भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, PB does not react with water, PB does not react with water probably due to formation of, PB does not react with water probably due to formation of oxide film, probably due to formation of oxide film, ठीक है। तो ये लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, कभी आ जाए कि भाई कौन सा कार्बन फैमिली का मेंबर है जो ऑक्साइड लेयर या ऑक्साइड फिल्म या प्रोटेक्टिव लेयर के कारण बनने के कारण रिएक्ट नहीं करता है वाटर से, तो कौन आ जाएगा बेटा, लेड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तो रिएक्शंस की बात हो गई। अब इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो कंपाउंड्स क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज CO। अच्छा, CO में कार्बन का जो स्टेट है वो कितना है बेटा, +2 है ना। तो 3 कंपाउंड पढ़ने बेसिकली हमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड दोनों बाद में देखते हैं, पहले मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन फैमिली में और कुछ कंपाउंड्स थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमने कार्बाइड्स पढ़ लिए ऑलरेडी, मीथेनाइड है ना, एसिटिलाइड, एलिलाइड। सिलिकेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस 3 और कंपाउंड्स हैं जो आपको डिस्कस करना है। तो पहला आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटे प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रिपरेशन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, कि जब एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का यूज किया जाएगा तो फॉर्मिक एसिड का जब आप H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराते हैं तो यहां से वाटर निकलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा, CO मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी उस टाइम पे भी आपको बोल दिया था कि इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का।
सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं आपको। फर्स्ट रिएक्शन लिख ले पहले तो। चलिए सेकेंड जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो रिएक्शन है उसमें हम लोग वाटर गैस का प्रोडक्शन देखेंगे, और थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसमें हम प्रोड्यूसर गैस का प्रोडक्शन देखेंगे। तो सेकेंड वाले के लिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर कोक, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर कोक, then water gas or syngas is produced, है ना। syngas शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम क्या होता है? सिंथेसिस गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो when steam is passed over coke, then water gas or syngas is produced। चलिए रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। सपोज आपको दिया गया बेटा कार्बन, और कार्बन पे आप क्या पास कर रहे हैं बेटा? स्टीम, ठीक है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम आप ले रहे हैं, और कार्बन का एलोट्रोप कौन सा लिया आपने? कोक। जब आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन का टेम्परेचर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। टेम्परेचर इसलिए भी लिखवा दे रहा हूं, टेम्परेचर तो बहुतों का मेंशन है एनसीईआरटी में, ये इसलिए लिखा दे रहा हूं। एम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार, तो टेम्परेचर पूछा था एम्स में, नीट में तो नहीं आया, बट एम्स में ठीक है, उटपटांग क्वेश्चन आया करते थे। तो टेम्परेचर पूछा हुआ, याद कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई ऐसी है ना, कोई जरूरत नहीं है। खैर, जब आप कोक का रिएक्शन स्टीम से करा रहे हो, अब देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन था वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था, और यहां पर हम वापस कार्बन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वाटर से। तो वही बात है कि यहां पर आप हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो, वहां नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही थी। और स्टीम जब भी आएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्टीम आएगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो यहां पर कार्बन का मोनोऑक्साइड मिलता है, साथ ही साथ कौन मिलता है बेटा? हाइड्रोजन। वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ, ऑक्सीजन ने इस पर अटैक करा, H2 रिलीज हो गया, आपको मिल गया CO प्लस H2। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वाटर गैस, या फिर बोला जाता है सिन गैस या सिंथेसिस गैस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके ऊपर बात करें। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। व्हेन एयर इज पास्ड ओवर कोक, व्हेन एयर इज पास्ड ओवर कोक, देन प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन्ड। व्हेन एयर इज पास्ड ओवर कोक, देन प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब रिएक्शन को देखें जरा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाली रिएक्शन में आपने क्या पास किया बेटा? स्टीम, और नीचे वाली रिएक्शन में आपने क्या पास किया? एयर। एयर का मतलब हम ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, और ड्राई एयर में दो कंपोनेंट होता है, आप जानते हैं, O2 एंड N2। अच्छा, O2 और N2 में से N2 इनर्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, और O2 थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसीलिए O2 क्या करेगा बेटा? कार्बन पे अटैक कर देगा, और कार्बन का मोनोऑक्साइड बनेगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा बेटा? N2 का जो इनर्ट नेचर था वो एज इट इज मिल जाएगा। और ये जो कॉम्बो मिल रहा है आपको, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोड्यूसर गैस। इसमें टेम्परेचर फिक्स्ड है। ऊपर वाली रिएक्शन तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होती है, लेकिन ये दूसरी वाली रिएक्शन एक फिक्स टेम्परेचर 1273 केल्विन पर हो रही होती है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स की बात करी थी, है ना, यहां पर एक बात और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किनको छोड़कर? इनर्ट नोबल मेटल्स एंड सम इनर्ट गैसेस। ठीक है, वो पॉइंट फिर से आ गया यहां पर, अगर आपको पता हो तो। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने बात करी बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन की, अब उसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज, 2-3 पॉइंट है वो भी लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हैं कि CO जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट लिखे, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों दोनों की तरह काम करेगा? क्योंकि यहां पर आप देखिए कार्बन कौन सी स्टेट में दिख रहा है बेटा? +2, और इसका रेंज होता है -4 से लेकर +4, तो ये रेंज के बीच में, तो ये रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वैसे हमारे सिलेबस में मेनली ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब मेटलर्जी अपन पढ़ते हैं तो वहां पर स्मेल्टिंग में हम कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं। एलिंगम डायग्राम के हिसाब से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की बात होगी वहां पर, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आएगा। बट यस, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा, इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये पॉइजनस वाला जो पॉइंट है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, सुना होगा आप लोगों ने। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें मेटल कौन होता है बेटा, Fe2+। और ये सेंट्रल मेटल है, इसको आप कॉम्प्लेक्स की तरह सोचिए। तो CO एक लिगेंड की तरह काम करता है और ये मेटल की तरह काम करता है। इनके बीच में क्या बनता है बेटा, कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स से 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, आयरन और ऑक्सीजन वाले कॉम्प्लेक्स के मुकाबले कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स 300 टाइम मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो ब्लड में जाके ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है मतलब ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। वो ब्लड अगर क्लॉट हो गया तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे आदमी बस ये काम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 times more stable. Carboxy hemoglobin is 300 times more stable than oxyhemoglobin complex. Then oxyhemoglobin complex, है ना। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो बस 300 का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि एग्जैक्ट लिखा आ जाए कि कितने टाइम ज्यादा स्टेबल होता है, तो 300 है ना, ये याद होना चाहिए आपको। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटे, तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो जो पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन थे वो हमने कवर करे। सेकंड जो कंपाउंड आपको पढ़ना है, दैट कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पॉइंट लिखिएगा, रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ हाँ लिखो लिखो, पढ़ा हुआ है सारा, लिखो सही, फिर बताते ना कहाँ कहाँ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हाँ ऑनलाइन है तो क्या हो गया, जो है जो है। हाँ सुने मेरी बात ध्यान से ना। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहली बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर याद करें तो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट का हीटिंग पढ़ा हुआ था कि मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड और CO2। ठीक है, इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आप फिर वो कोल्ड ड्रिंक बॉटल पढ़ते हैं जिसके अंदर हेनरीज लॉ, वो ये सब इसी में दे रखा है, तो इसकी रीडिंग लगा लेना आपको। एक चीज इसमें जो है मेंशन्ड वो है ड्राई आइस, सुन रखा होगा आप लोगों ने। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अलग से कहीं पर राइट साइड में मेंशन कर लेना। सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर जो आगे एक फैक्ट हम लोग यूज करेंगे वो क्या है कि यहां पर कार्बन का अगर आप स्टेट देखेंगे तो कौन सा है बेटा, +4। ये अपने रेंज के मैक्सिमम पे, और अगर मैक्सिमम पे तो ये नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा तो खुद का रिडक्शन होगा और काम करेगा केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो CO2 कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पॉइंट लिख लेना, ये काम आएगा ग्रुप 16 में जब SO2 और CO2 को कंपेयर किया जाएगा तब ये पॉइंट काम आएगा। CO2 जो है इसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, फिर एक्सेस पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। तो जो काम CO2 कर रहा है यही काम SO2 भी करेगा आगे जाके, और इसीलिए SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश करने में यही प्रॉपर्टी काम में आएगी कि ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और SO2 दोनों की तरह काम कर सकता है, तो आगे देखा जाएगा। अब आते हैं इसके बाद तीसरा कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पर, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2।
चले सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया जाए बेटा। तो इसके दो फॉर्म्स एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और एमोरफस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेनली क्या पढ़ेंगे बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। हम लोगों ने SiO2 पढ़ा भी है वीबीटी के टाइम पे, तो हम लोग मेनली सिलिका की बात करते हो। सिलिका कैसा फॉर्म है बेटा, क्रिस्टलाइन। लेकिन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमोरफस फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको कीजलगर बोलते हैं, बायो में भी शायद कहीं पे आपको यूज आता है ना, जहां भी आता मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कीजलगर क्या होता है, एमोरफस फॉर्म होता है, ठीक। आगे सुने, नेक्स्ट सुने। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि अब आप सिलिका के बारे में डिस्कशन करने वाले, लेकिन सिलिका से पहले एक और पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, लिखिएगा इसको जरा। देखिए आपने वॉच वगैरह की कंपनी सुनी होगी क्वार्ट्ज, है ना, घड़ियां बनाती है। तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पीजो का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर के थ्रू अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट करवाई जा सके तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है बेटा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये क्वार्ट्ज भी एक्चुअल में SiO2 का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जैसे सिलिका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वैसे क्वार्ट्ज भी क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है। तो क्वार्ट्ज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन होता है बेटा, क्वार्ट्ज, ठीक है। अब हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे मेनली किसके बारे में, सिलिका के बारे में, क्योंकि पढ़ना हमें मेनली वही है। और सिलिका का डायग्राम वायग्राम तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डायग्राम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूं, याद करिएगा। 3D सिलिकेट भी यही था, सिलिका हम लोगों ने पढ़ा था 3D सिलिकेट। कितने, चारों के चारों ऑक्सीजन जो होते थे वो शेयर्ड ऑक्सीजन एटम होते थे यहाँ पर। और इसका डायग्राम जब बनते थे तो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता था, 8 मेंबर रिंग बनती थी, जिसमें से 4 सिलिकॉन होते थे, 4 ऑक्सीजन होते थे। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो डायग्राम प्लेनर बनाया जाता था, पर वो प्लेनर नहीं होता था, क्योंकि सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगा तो वो नॉन प्लेनर होगा, ठीक। अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या, अभी है ना, पिछले लेक्चर्स में हमने सिलिकॉन्स पढ़ा था, R2SiO, कीटोन सिलिकॉन्स, कुछ याद आ रहा हो तो। सिलिकॉन्स जो है उसके बारे में एक पॉइंट लिखाया गया था कि दे आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। वही बात SiO2 में भी लिखा है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ केवल और केवल सिग्मा 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 बॉन्ड होंगे, और वो भी पॉलीमेरिक होगा। तो इस वजह से ये भी नॉर्मल कंडीशंस में अनरिएक्टिव होता है। पर नॉर्मल कंडीशन में ये बाकी तो किसी से रिएक्ट नहीं करता, केवल 2 चीजों से रिएक्ट करता है, HF और NaOH, और वही दिया है एनसीईआरटी ने। तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, under normal conditions silica is unreactive. Under normal conditions silica is unreactive due to presence of strong sigma bonds, due to presence of strong sigma bonds between Si and O, due to presence of strong sigma bonds between Si and O, but it shows reactivity towards HF and NaOH, but it shows reactivity towards HF and NaOH। चलिए, तो अभी ये जो 2 पॉइंट आपको लिखाए गए, HF और NaOH, उनकी रिएक्शंस गिवन है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। सबसे पहले SiO2 का रिएक्शन किससे करा रहे बेटा, HF के साथ। जब HF के साथ इसका रिएक्शन देखा गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन देखा गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, और सिलिकॉन पे कौन अटैक करेगा बेटा, फ्लोरीन। सिलिकॉन +4 का है तो SiF4 मिलेगा, साथ में यहाँ पर H2O लूज होगा। अब ये जो SiF4 है, याद करिए एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस में हमने इसके बारे में बात करी थी कि SiF4 पे जब 2 F- अटैक करते हैं तो आपको मिलता है SiF6 2-, जो कि यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा H2SiF6। ये कंपाउंड यहां पर बनता हुआ दिखता है। अब ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसको बोला जाता है हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। हाँ, हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास, है ना। ये जो ग्लास वगैरह पे डिजाइनिंग होती है, जैसे ये गेट पे आप देख सकते हो पैटर्न वैटर्न बना है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो इसी मेथड के थ्रू किया जाता है। ग्लास बेसिकली, ग्लास का मतलब होता है SiO2, सुनना मेरी बात ध्यान से।
ग्लास जो है एक इम्प्योर कंपाउंड होता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा यूजेस के बारे में बात करूंगा इसके बाद, है ना, ग्रुप 13 और 14 के जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो उसमें ग्लास के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पर ग्लास में एक चीज हमेशा होती है, वो होती है SiO2। तो SiO2 इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ ग्लास। और आपको कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ग्लास रिएक्ट्स विद HF, ग्लास रिएक्ट्स विद NaOH, तो ग्लास कहने का मतलब है वो SiO2 की बात कर रहा है कि SiO2 रिएक्ट्स विद HF, और अभी थोड़ी देर बाद हम ग्लास का रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे। तो ग्लास कभी भी आ जाए तो आपको ये समझ जाना है कि किसके बारे में बात हो रही है बेटा, SiO2 के बारे में बात हो रही है। अब जैसे ग्लास SiO2 है, उसके ऊपर HF छिड़का जाता है और HF छिड़क के जो भी पैटर्न वेटर्न डिजाइन वगैरह होता है उसका मोल्ड चिपका दिया जाता है, तो वो पैटर्न वहां पर उभर के आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एचिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, लिख लेना साइड में, एचिंग ऑफ ग्लास। चले, अब इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी आ रही बेटा आपके सामने वो है SiO2 का रिएक्शन HF से। तो देख लिया, अब किससे करा रहे बेटा, NaOH। अब इधर देखो, NaOH देख के कौशिक दा याद आ जानी चाहिए आपको। अच्छा, कौशिक दा पे किस किस ने अटैक किया था याद करिए। तो एक तो जनाबे अली आए थे एक सीक्वेंस में, फिर जनाबे अली के खानदान वाले आए थे, वो बीच में और भी कोई आए थे पीछे से अटैक करने, नॉन मेटल या मेटलॉइड के ऑक्साइड, ये वही है। तो इनको, अब भाई जनाबे अली आएगा तो दिख ही जाएगा ना कि जनाबे अली वाले हैं। ये नहीं है जनाबे अली, मतलब ये दूसरा वाला केस है, वो बीच वाला। इसको धोबी घाट में पानी में डुबा डुबा के मारा था। तो पहले आपको कुछ भी नहीं करना, पहले इसको पानी में डुबाना है। SiO2 को पानी में डुबाइए। तो क्या ये ऑक्साइड है या नहीं बेटा, है। और ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, सिलिकॉन का। सिलिकॉन कौन सी स्टेट का, +4। +4 में इसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले या हमने पढ़ा भी था, H2SiO3 क्या बनेगा, H2SiO3, सिलिसिक एसिड बोलते हैं उसको। और वो जो H2SiO3 है उसका NaOH से रिएक्शन करा दो, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो जो H2 हटेगा उसके बदले कौन चला जाएगा, Na, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा Na2SiO3। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। एक एसिड का आयन 8 होता है, तो सिलिसिक एसिड का आयन सिलिकेट होगा, तो सोडियम सिलिकेट का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है, वाटर ग्लास, कभी ऐसा नाम आ जाए, हालांकि एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं अलग से, बट देख लेना एक बार, वाटर ग्लास कभी आ जाए तो इसी को बोलते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई बेटा सिलिका विलिका के बारे में। तो यहाँ पर आके ग्रुप 13 और ग्रुप 14 दोनों आपके कंप्लीट होते हैं। अब ग्रुप 13 और 14 के यूजेस सुनना मेरी बात, ये लिखवा नहीं रहा हूं, बस एक बार बता दे रहा हूं आपको क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें बोरॉन फैमिली के बारे में, तो बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन को बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के काम में आता है। किस काम में आता है, बुलेट प्रूफ। तो एक इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने काम में आता है। दूसरा, बोरॉन के दो आइसोटोप अगर हम बात करें 10 और 11, दो आइसोटोप होते हैं। तो बोरॉन 10 जो होता है वो न्यूट्रॉन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स। तो ये गिवन है, और अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वहां भी ये मेंशन आ जाता है ना, बोरॉन के रोड्स वगैरह यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स में। इसके अलावा बोरॉन के बारे में और बात करें तो हमने पढ़ा था बोरेक्स और हमने पढ़ा था ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये जो बोरेक्स और ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसको ग्लास में मिक्स करते हैं, ग्लास मतलब SiO2 में मिक्स करते हैं, और इससे हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनते हैं, जिसको पायरेक्स ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेक्स ग्लास, हीट रेजिस्टेंट। पहले क्या होता था, आप लोगों ने मेरे हिसाब से पता नहीं एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, बट हम लोगों ने देखा है कि पहले जो ग्लास वगैरह आया करते थे, है ना, उसमें आप जैसे गर्म चाय या गर्म पानी डाल दो, ग्लास फूट जाता था। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है, अगर देखा हो तो ठीक है ना। तो ग्लास फूट जाया करते थे, तो वो ग्लास क्या हीट रेजिस्टेंट नहीं हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक कंपनी आई बोरोसिल, आज भी चली रही है, उसने मार्केट कैप्चर कर लिया एक तरह से। क्यों, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाता, नाम ही वही है, बोरोसिलिकेट। बोरोसिल का मतलब क्या, बोरोसिलिकेट, है ना। तो उसमें बोरॉन वगैरह के कंपाउंड भी और सिलिका, सिलिकेट, इस तरह का कंपाउंड है वो, तो उसका नाम वैसे ही रखा गया बोरोसिल।
तो वो क्या बनाता है बेटा, उसमें बोरेक्स वगैरह मिला के, ऑर्थोबोरिक एसिड मिला के, तो उसकी वजह से वो ग्लास क्या होता है बेटा, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो फिर कोई भी डैमेज वैमेज होने से बच जाता है बेसिकली, है ना। तो ये पॉइंट गिवन है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है लाइट वेटेड होता है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, एल्यूमिनियम के बर्तन वर्तन घर घर में यूज होते हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ कार्बन फैमिली की बात करें, तो कार्बन फैमिली में जो सिलिका इलिका है, सिलिका के बारे में ये बोला गया है कि जो रैकेट्स वगैरह होते हैं ना, टेनिस रैकेट वगैरह, बैडमिंटन रैकेट, उसके वो जो तार बने होते हैं वो सिलिका विलिका से बने होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है इसलिए। और इसके अलावा जो कोक चारकोल वगैरह है इसके एलोट्रॉप्स है, तो आप जानते हैं आरओ वगैरह में चारकोल वारकोल यूज करते हैं, या इवन आजकल तो फेस वॉश और डर्ट वर्ट ये सब इंप्यूरिटी हटाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, चारकोल वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स गिवन है एनसीईआरटी में, एक बार रीड कर लीजिएगा, उनमें से जो खास खास पॉइंट थे मैंने यहाँ पर बोल दिया आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ग्रुप की तरफ, दैट इज ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए, अगला जो ग्रुप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी कहा जाता है, ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, पॉइजनस नेचर के होते हैं, और है ना यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये फर्टिलाइजर्स एंड अमोनिया। फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़ा था एनपीके, है ना, एनपी इसमें से इस्तेमाल हो जाता है वहां पर। खैर, अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है। साथ ही साथ इसमें पूरा रेंज लिखा है मैंने, -3 से +5। रेंज इसलिए लिखा क्योंकि इसके लगभग सारे कंपाउंड आपको पढ़ने। -3 में अम्मा पढ़ेंगे हम लोग, अमोनिया। फिर 0 में N2 पढ़ेंगे, नट्टू काका। फिर उसके बाद है ना N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, और साथ में HNO3 आपको पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट इस ग्रुप के सारे ही कंपाउंड्स आपको पढ़ने, और ये सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे पी ब्लॉक का, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसमें कंपाउंड्स बहुत सारे आपको पढ़ने हैं। उनमें से बहुत सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, जैसे कि आपको अम्मा की प्रिपरेशन विप्रेशन हमने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ रखा है, NO2 भूरिया जो था उसका प्रिपरेशन पढ़ रखा है, नट्टू काका पढ़ रखा है, हंसी पढ़ रखी है आप लोगों ने। तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, इसको जरा ध्यान से सुनते जाएंगे इस ग्रुप को, तो आपका रिवीजन होगा बेसिकली। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में जो भी आपने पढ़ा, बहुत सारी चीजें यहाँ रिवाइज होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उसमें वो सारी बातें काम में आ रही होगी आपको। खैर, मेंबर्स की अगर बात करें तो मेंबर्स आपको पता है नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, और यहाँ था मॉस्को में, है ना, तो उस तरह से वो एलिमेंट आ जाएगा। हालांकि उसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन पहले ही पढ़ ली है, तो अब उसको लिख नहीं रहा हूं। अब इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इसकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। बॉइलिंग और डेंसिटी पे मैं अभी कुछ बात नहीं करूंगा इसका, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। क्या लाइन दे रखी है कि इसमें जब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाता है तो शुरू के हाफ में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और सेकेंड हाफ में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। याद करिए, ये एस और पी ब्लॉक में शुरू के 4 ग्रुप और बाद के 4 ग्रुप वाली कहानी बोलती है आपको। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर आपको क्या लगाना है? वंडरवॉल फोर्स लगाना है। वंडरवॉल फोर्स लगाना है मतलब नीचे जाने पर मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, और बढ़ भी रहा है आधे तक। फिर एक्सेप्शन आ जाता है। तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा स्टेटमेंट को। ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन, on moving from nitrogen to arsenic, on moving from nitrogen to arsenic, melting point increases and then decreases up to bismuth, and then decreases up to bismuth, and then decreases up to bismuth. अब सुने, इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो ये पॉइंट आपको बस याद रखना है कि किस तरह से क्या पॉइंट होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। लिखिए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन
except nitrogen all the other elements show allotropy. Except nitrogen all the other elements show allotropy. देखिए फॉस्फोरस के एलोट्रॉप आपने पढ़े होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के अलावा ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये भी एलोट्रॉप्स बनाते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं तो हम पढ़ते नहीं है, बट नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है, आपको जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का, तो फॉस्फोरस एसिड में मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट स्टेट में फॉस्फोरस एसिड क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो वही पॉइंट एनसीईआरटी ने लिख रखा है, और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हीटिंग इफेक्ट में। H3PO3 में फॉस्फोरस कौन सी स्टेट का होता है, +3, और जब वो डिसप्रपोर्शनेट होता है तो एक तो +5 मैक्सिमम और -3 मिनिमम। तो वही स्टेटमेंट फिर से लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। phosphorus when in intermediate oxidation state, phosphorus when in intermediate oxidation state disproportionates into products of maximum and minimum oxidation state. Disproportionates into product of maximum and minimum oxidation states. Disproportionates into products of maximum and minimum oxidation states. ठीक है, इसकी रिएक्शन नहीं लिखा रहे, रिएक्शन वही है जो हमने H3PO3 का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, तो उसको अलग से नहीं लिख रहे। इसके बाद नाइट्रोजन के बारे में भी ऐसा कुछ पॉइंट लिखवा रखा एनसीईआरटी ने। वो पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। नाइट्रोजन व्हेन इन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से +4 की स्टेट में जब होता है ना, नाइट्रोजन व्हेन इन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट shows disproportionation in acidic solution. Nitrogen when in +1 to +4 oxidation state shows disproportionation in acidic medium. देखिए फॉस्फोरस के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन को डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाना है तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा, एसिडिक होना चाहिए। अब सुने, अगर नाइट्रोजन कभी भी 1 से 4 की स्टेट में दिख रहा है और कैसा मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम है, तो उस केस में इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दे रखी है आपको, तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको पहले बोल चुका हूं, डिस्प्रपोर्शनेशन जहां भी आ जाए पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहां पर HNO2 में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में बेटा, +3। अब एक बात समझ ले, अभी थोड़ी देर पहले फॉस्फोरस की बात कर रहा था मैं, वहां फॉस्फोरस भी कौन से स्टेट में था, +3, और यहाँ नाइट्रोजन भी कौन से स्टेट में, +3। ये इनका क्या है, हॉस है या लॉस है, लॉस है। और ये लॉस में रहना नहीं चाहते, ये किस में रहना चाहते हैं, हॉस, क्योंकि ऊपर वाले मेंबर है, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं। लॉजिकली थोड़ा सा सोचिए, तो ये जाएगा कहां पर, 5 में तो जाएगा ही जाएगा, है ना, 5 में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको हॉस में जाना है। तो 5 में इसका प्रोडक्ट कौन बनेगा, HNO3, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, NO। तो यहां पर ये मैक्सिमम और मिनिमम पे नहीं जाता जैसा फॉस्फोरस करता था, बट यहां डिस्प्रपोर्शनेट जरूर हुआ है, +3 से +5 पे गया है और +3 से +2 में गया है। तो ये रिएक्शन इसकी बन के आती है जहां पर ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। अब डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि +1 से +4, इधर देखो, +1 से +4 स्टेट में ये क्या होता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो डिस्प्रपोर्शनेट तो हो रहा है,
केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट आपको गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा, हाइड्राइड। और इस ग्रुप का जो हाइड्राइड बनता है वो किस टाइप का बनता है, EH3 टाइप का हाइड्राइड बनता है। अब यहां से जो पॉइंट चालू हो रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि यहां से अब बहुत सारी चीजें आपका रिवीजन हो रहा है जो आप पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन स्टार्ट होगा। बीच बीच में पॉइंट्स बताते जाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें हैं ग्रुप में, तो वो उन्हीं बातों को लेकर रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखें तो एलिमेंट का रिएक्शन जब आपने H2 से कराया तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, EH3। पहला सवाल मन में आना चाहिए कि इसका ट्राई हैलाइड तो बन रहा है, ट्राई हाइड्राइड तो बन रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें जैसे इस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड बनाएंगे। तो वैसे ही ट्राई हाइड्राइड और पेंटा हाइड्राइड भी उनको बनाना चाहिए था। पर आप जानते हैं नाइट्रोजन तो पेंटा हाइड्राइड बना नहीं सकता, और pH5 के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर साइड एटम का EN 2.5 से कम है, इसीलिए डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बिना डी ऑर्बिटल के pH5 बन नहीं सकता। तो इसीलिए इनके केवल ट्राई हाइड्राइड मिलते हैं, पेंटा हाइड्राइड नहीं मिलते हैं। PCl5 एग्जिस्ट बट pH5 डज नॉट, SF6 एग्जिस्ट बट SS6 डज नॉट, वहां पर बात करी थी। तो याद ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ ट्राई हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, पहली बात। अब जब ट्राई हाइड्राइड बन रहा है तो NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3 इसके ट्राई हाइड्राइड है। जैसे ही हाइड्राइड आ जाए, ऑक्साइड आ जाए, हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए, दिमाग में पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये बार बार यही बात आएगी सामने, ग्रुप 17 तक सुनते जाओ, उसके बाद भी याद ना हो तो फिर उम्मीद भी मत रखना। ठीक है, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो याद करिए हाइड्राइड्स को ब्लॉक से सॉल्व करते थे या EN से सॉल्व करते थे, ब्लॉक से। और ब्लॉक में भी क्या देखते थे कि S ब्लॉक का हाइड्राइड है और फिर P ब्लॉक का, ये किसके हैं, P ब्लॉक के। अब P ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर H+ रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती थी, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ एक रिड्यूसिंग नेचर के बारे में भी बात कर चुके थे हम लोग पहले ही। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा। पेंटा हेलाइड ना, हाइड्राइड थोड़ी करता है, हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं बेटा, हेलाइड की नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं इसको देखकर कुछ और चीजें याद करने की कोशिश करें जो आपने सिलेबस में पढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ऐसे ही करना होता है, कंपाउंड वही आएगा, बस आपको याद करना होता है कि इसके बारे में क्या क्या आपने पढ़ रखा है। इसके बारे में आपने एच बॉन्डिंग पढ़ा है, देखो जरा इत्मीनान से, लिखना बंद कर दो, ध्यान दो, है ना, रिवीजन करने का तरीका समझेगा। इसके बारे में आपने एच बॉन्डिंग पढ़ रखा है। क्या इनमें एच बॉन्डिंग कहीं पर होती है या नहीं होती है, कहाँ होती है, NH3 में। कंपाउंड जब पढ़ने होंगे तो हमें NH3 और PH3 के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी यहां पर पढ़ने होंगे। खैर उस पर बाद में बात करते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आ रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विथ, है ना, ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करें तो कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, खुद का ऑक्साइड। ध्यान सुनना, जब खुद का ऑक्साइड बना रहा है तो इसमें दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, एक +3 वाला ऑक्साइड और एक +5 वाला, मतलब ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो E2O3 टाइप का ऑक्साइड और E2O5 टाइप का ऑक्साइड आपको मिल रहा है, जहां पर E2O3 में इसका स्टेट +3 और E2O5 में इसका स्टेट क्या है बेटा, +5 स्टेट आपको देखने को मिलेगा। इनमें से सपोज हम E2O3 टाइप के कंपाउंड यहां पर लिख दे रहे हैं, N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3 और Bi2O3।
तो फिर से ऑक्साइड आ रहे हैं तो दिमाग में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए बेटे। और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ गया, लेकिन अब इंडिविजुअली पूछ ले आपसे कि कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन एम्फोटेरिक, तो क्या करना है उसके ऊपर बात करें। तो क्या आपको फिर से वही आगे बढ़ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी देता है वो क्या देता है, इनके एसिडिक नेचर को लेकर देता है। सुने मेरी बात ध्यान से। क्या पीरियोडिक टेबल में आपने ऑक्साइड्स में सेम एलिमेंट के जब डिफरेंट ऑक्साइड्स हो, सेम एलिमेंट के जब डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स हो या ऑक्सी एसिड्स हो, तो आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटा, एसिडिक नेचर होता है। तो इन दोनों में से अगर एलिमेंट सेम रख दिए जाए तो बताइए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ट्राई ऑक्साइड या पेंटा ऑक्साइड? पेंटा ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, लिखा एनसीईआरटी ने। और साथ ही साथ अब मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, दोनों में से अगर आपसे पूछे कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, किसका? E2O5। क्यों? पोलराइज, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा होगा। तो यहां पर पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो E2O5 विल बी मोर कोवलेंट, है ना, एज कंपेयर टू E2O3। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी और यहां पर है जो आपको पढ़ना है, वो है रिएक्शन विथ हेलोजन। तो बेसिकली पूरा रिवीजन चल रहा है आपका, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस पॉइंट सुनते जाइए और जो पहले पढ़ा उसी को यहाँ पर, है ना, इससे रिलेट करते जाए। चलिए अब यहाँ पर जो है ना, लास्ट जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखनी है, दैट इज रिएक्शन विथ हेलोजन। जब भी कोई एलिमेंट हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, खुद का हेलाइड। अब इसके हेलाइड भी दो तरह के बनेंगे, एक तो ट्राई हेलाइड और एक पेंटा हेलाइड। ट्राई हेलाइड का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, EX3 टाइप का बनेगा, और पेंटा हेलाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, EX5 टाइप का बनेगा। अच्छा, ऐसे एलिमेंट याद करिए जो फ्लोरीन से या क्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक एलिमेंट बताया वो आपको, बेरिलियम। और ऐसा एलिमेंट बताइए जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, बेरिलियम एंड बोरॉन। खाली पड़ा B2S6, है ना। तो याद करें इनको, इनको बार बार इसीलिए बोलते जाना है, बोलते जाएंगे तो याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं इसमें ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड। पहला पॉइंट, ट्राई और पेंटा हेलाइड में मोर कोवेलेंट कौन होगा, पेंटा हेलाइड। तो ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हेलाइड। पोलराइजेशन से समझ में आता है, कुछ भी याद करने की बात नहीं है। और तीसरी, इसके अलावा और क्या लिखा है सुने, इनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा है। क्या नाइट्रोजन कभी पेंटा हेलाइड बना सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? कारण आप जानते हैं, उसके पास 4 ही डब्बे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड्स, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड्स। अगला पॉइंट याद करिए, बिस्मथ के बारे में हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि बिस्मथ का एक ही पेंटा हेलाइड एग्जिस्ट करता है, और वो कौन है बेटा, BiF5। तो वही पॉइंट वापस से लिखा दे रहा हूं, द ओनली पेंटा हेलाइड ऑफ बिस्मथ, the only pentahalide of bismuth that exist is BiF5. The only pentahalide of bismuth that exists is BiF5. ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन के हैलाइड्स है बेटे,
जैसे NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, है ना। इनमें से जो स्टेबल है वो कौन है बेटा? NF3। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, द ओनली स्टेबल ट्राइहेलाइड, द ओनली ट्राइहेलाइड ऑफ nitrogen, the only stable trihalide of nitrogen is NF3. The only stable trihalide of nitrogen is NF3. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाकी एग्जिस्ट करते हैं, बट जो मोस्ट स्टेबल है वो कौन है बेटा? NF3 है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, एक बात बताओ, ट्राइहेलाइड और पेंटाहेलाइड में से आपको बोला कि पेंटाहेलाइड का तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा? ज्यादा। ट्राइहेलाइड का कोवेलेंट नेचर, लेकिन ट्राइहेलाइड फिर भी कोवेलेंट ही होते हैं, केवल BiF3 आयनिक है, बाकी सारे ट्राइहेलाइड, ट्राइहेलाइड के बारे में बात कर रहा हूं, BiF3 क्या है? आयनिक, बाकी सारे ट्राइहेलाइड क्या है? कोवेलेंट है। लिखता है एनसीईआरटी क्लियरली, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लेना। एक्सेप्ट BiF3, except BiF3, all other trihalides, except BiF3, all other trihalides are covalent in nature. Except BiF3, all other trihalides are covalent in nature. तो इस पॉइंट को याद नहीं करना है। पोलराइजेशन से आपको जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि भाई कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिस्मथ में केटायन बड़ा है, केटायन छोटा होता तो पोलराइजेशन ज्यादा होता, पर बिस्मथ का केटायन बड़ा है, केटायन बड़ा है तो पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। अच्छा, एक और बात याद करिए, लास्ट क्लास में जेनॉन के फ्लोराइड्स की रिएक्शन कराई थी, एक तो PF5 से और एक SbF5 से। तो वहां भी PF5 और SbF5 को दोनों को हमने क्या माना था? कोवेलेंट माना था, क्योंकि जब फॉस्फोरस और किसकी बात हो रही है? एंटीमनी की, है ना। फॉस्फोरस और एंटीमनी, देखो आप यहां पर बिस्मथ की बात चल रही है, बिस्मथ का F3 आयनिक है, तो आप सोचो अगर मैं PF3 और AsF3 की बात कर रहा हूं तो ये क्या है? कोवेलेंट। और अगर यही कोवेलेंट है तो इनका पेंटाफ्लोराइड तो और ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन आयनिक कौन कोवेलेंट, तो वहां भी ये पॉइंट काम में आ सकता है कि अगर ट्राइहेलाइड ही, इसको छोड़कर बाकी सबके ही ट्राइहेलाइड अगर कोवेलेंट, तो उनके पेंटाहेलाइड तो पक्का ही है कि क्या होंगे बेटा? कोवेलेंट ही होंगे। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। ये तो सारे जो पॉइंट्स वगैरह एनसीईआरटी में गिवन थे वो हमने देखे। अब इनके कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हम लोग मूव कर रहे हैं। चले, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में पहला जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा वो है डाइनाइट्रोजन, फिर हम पढ़ेंगे अमोनिया, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और फिर क्या आएगा बेटा? नाइट्रिक एसिड। ये चार कंपाउंड नाइट्रोजन में आपको पढ़ने। सबसे पहले डाइनाइट्रोजन की बात करें तो ये नट्टू काका है, और नट्टू काका की प्रिपरेशन आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में पढ़ चुके हैं। अमोनियम के बारे में याद करिए, है ना, रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा आपका। तो अमोनियम के साथ दो तरह के एनायन पढ़े थे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, CsPx, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड, अम्मा देते थे, तो अभी अम्मा भी पढ़ना आपको। और उसके अलावा जो डाइक्रोमेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट थे, वो या तो नट्टू काका देते थे या हंसी देते थे। नट्टू काका, हंसी कौन देता था? नाइट्रेट। और बाकी जो डाइक्रोमेट और नाइट्राइट था वो नट्टू काका देते थे। वही दो प्रिपरेशन आएगी, और एक मेटल अजाइड, वेरी प्योर नाइट्रोजन, वो आएगा यहाँ पर। उसके अलावा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में एक और प्रिपरेशन दे रखी एयर से। ठीक है, क्या रिएक्शन है, क्या प्रोसेस है, समझिएगा। आपने एयर लिया, अब एयर में मेन कंपोनेंट किस किस का है? ड्राई एयर मान के चले। आप जानते हो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, उससे कम कौन है बेटा? ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसको लिक्विड
air when liquefied, air when liquefied and on further distillation, N2 is obtained. कमेंट्स आने तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, आप बैठे हो घर पे, सब कुछ डिलीवर नहीं किया जाता, दिस इज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब कुछ है ना कैमरे के सामने डिलीवर नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। आगे सुने, तो आपको अभी जो स्टेटमेंट बोला गया है वहां पर है ना, डिस्टिलेशन N2 इज ऑब्टेन्ड लीविंग बिहाइंड O2, लीविंग बिहाइंड O2। तो ये इसका पहला एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कभी आ जाए तो स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया एक तरह से। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, ये रिएक्शन है एनसीईआरटी में। हालांकि मेनली इसमें करना क्या है, इसमें अपने को अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट, वो जो अमोनियम सॉल्ट थे वहां तक पहुंचना है, लेकिन रिएक्शन यहां से स्टार्ट करनी है। अब एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। इसमें अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब आप सोडियम नाइट्राइट से करा रहे हैं, तो यहां पर जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपको यहां पर आयन एक्सचेंज होता हुआ दिख जाएगा, और आयन एक्सचेंज होता हुआ दिख जाएगा तो साथ में मिलेगा बेटा अमोनियम नाइट्राइट, और साथ में क्या मिलेगा बेटा NaCl। अब देखिए NH4NO2 जो आपको मिल रहा है, इसका हीटिंग इफेक्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो। अमोनियम नाइट्राइट का हीटिंग करने से पहले तो आपको क्या मिलेगा बेटा N2, और साथ में मैंने बोला था जितना मैक्सिमम वाटर निकल सकता है वो वाटर आप निकाल दें, तो यहां पर N2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल भी बताया था आपको, इस पे ये -3 होता है, इस पे ये +3 होता है, दोनों का एवरेज करके यहां पर 0 स्टेट वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है, तो नोट कर लें इसे। चलिए बेटा, सेकेंड जो रिएक्शन है ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है बेटे। अब अमोनियम डाइक्रोमेट याद करिएगा, तो अमोनियम के साथ जब डाइक्रोमेट आता था इसको हीट करते तो यहाँ पर भी N2 का आपको मिलते थे, N2 मिलेगा। साथ ही साथ बोला था मैक्सिमम वाटर निकलेगा तो यहाँ 4H2O निकलेगा, साथ में Cr2O3 ग्रीन रेसिड्यू आपको बताया था यूज्ड इन फायर क्रैकर्स वाला, तो ये वही रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन पे फोकस करें, है ना। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, और वो है हीटिंग ऑफ मेटल एजाइड, हीटिंग ऑफ मेटल एजाइड। अब देखिए मेटल एजाइड को जब आप हीट करोगे तो एक बात समझ में आनी चाहिए बेटा, अजाइड आयन कौन होता है, तो N3 पे -1 को क्या बोलते हैं, एजाइड आयन।
ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में एजाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाया था। अब जब आप इसको हीट कर रहे हो तो इतना समझ में आना चाहिए, हीटिंग 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 हीटिंग, ठीक है। तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो किस किस में डिकम्पोज होगा, जिनसे मिलके बना है ना। तो ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, बेरियम और नाइट्रोजन, और ये किससे मिलके बना है, सोडियम और नाइट्रोजन। तो आपको वही कंपाउंड मिलने वाले हैं, बेरियम और नाइट्रोजन मिल जाएगा, साथ ही साथ सोडियम और नाइट्रोजन मिल जाएगा। और इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये वेरी प्योर नाइट्रोजन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी, देखो नाइट्रोजन तो इन सारी मेथड से मिल रहा है, लेकिन वेरी प्योर नाइट्रोजन जब भी पूछे किस मेथड से मिलेगा, तो वो किससे मिलेगा बेटा, अजाइड वाली रिएक्शन से आपको क्या मिलता है बेटा, वेरी प्योर नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो देखिए डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं। दो तीन प्रॉपर्टीज है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं इसको। पहले रिएक्शन लिख लो आप लोग फटाफट। और कल कोशिश करें कि रिवीजन कर लें बैठ के, है ना, डे वे मत बनाने लग जाना, ठीक है। आराम से बैठ के इत्मीनान से, एस ब्लॉक आपका पहले अभी माइनर में आ ही चुका है, तो उसको एक बार है ना बैठ के आधे घंटे थोड़ा सा पढ़ लेना, जल्दी से याद हो जाएगा। और पी ब्लॉक में भी जितना हो चुका है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिएक्शन रटने मत बैठना, फिर से बोल रहा हूँ, बस प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका बताया वो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिएक्टेंट विएक्टेंट लिख के ही देगा आपको। जब रिएक्शन पूछेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया एक बार, तो फिर ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, तो पहला प्रॉपर्टी क्या, डाई नाइट्रोजन जो है, इसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन की वजह से ये इनर्ट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, इनर्ट। रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होता है, चिप्स के पैकेट वैकेट में भी भरते हैं, है ना। और आजकल तो टायरों में भी नाइट्रोजन गैस ही भरी जा रही है, ठीक है। तो ये इनर्ट नेचर का होता है, लेकिन जब टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तब ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। तो ये लिखा है एनसीईआरटी ने, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा। at room temperature at room temperature N2 is unreactive. At room temperature N2 is unreactive, but it becomes reactive, at elevated temperatures. मतलब हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट सुनिएगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी समझिएगा। यहां पर आ रहा है बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सुने, जब भी आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, तो उस एलिमेंट का क्या मिलेगा बेटा, ऑक्साइड। अब इसके तो जमाने भर के ऑक्साइड मिलते हैं बेटे, ठीक है। तो वो सारे ऑक्साइड अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन कर रखा है, ये वेरी हाई टेम्परेचर, आपने पढ़ा होता, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, क्योंकि नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है। तो ये है ना वेरी हाई टेम्परेचर, मुझे अभी एग्जैक्ट टेम्परेचर तो याद नहीं, बट 2000 केल्विन के आसपास होता है। और इस टेम्परेचर पे जाके ये क्या बनाता है बेटा, NO का फॉर्मेशन करता है। और NO को क्या बोला जाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि N2 और O2 वेरी हाई टेम्परेचर पे किस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन होगा, N2O, इससे नीचे वाला, नाइट्रस और फिर नाइट्रिक। और ये नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों न्यूट्रल वाले होते हैं। कभी कंफ्यूजन हो कौन नाइट्रस और कौन नाइट्रिक, न्यूट्रल वाले जो नाइट्रोजन के, उन्हीं में से एक अस है, एक इक है। और अस आप समझ जाएंगे लोअर स्टेट वाला, और इक आप समझ जाएंगे हायर स्टेट वाला, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, इसमें थर्ड रिएक्शन की तरफ बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड एंड N2। ठीक है,
जब कैल्शियम कार्बाइड का आप नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलिम भी बोलते हैं इसको। तो ये जो कैल्शियम साइनामाइड आपको मिल रहा है ये साइनाइड नहीं है, साइनामाइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइनामाइड में CN, N के साथ केवल 2 है, होल ट्वाइस नहीं है, N के साथ केवल 2 है। और ये एक्चुअल में रिएक्शन तो नहीं है एनसीईआरटी में, बट इसको है ना एनसीईआरटी में कहीं यूज में लिखा हुआ है, कैल्शियम साइनामाइड का नाम मेंशन है, और इसीलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एक बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें नेक्स्ट, तो क्या क्या और क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसकी तरफ चलिए। बेटा कैल्शियम साइनामाइड जो है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम पे +2 आएगा, क्योंकि कैल्शियम पे तो होता ही +2 है, तो जो CN2 है उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा -2, और ये -2 वाला आयन कौन है बेटा, साइनामाइड आयन है। ये जो -2 वाला आयन है, अभी इसका कभी हाइब्रिडाइजेशन शेप वेप आ जाए तो ये CO2 से आइसो स्ट्रक्चरल है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि 2 नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव अगर एक एक नाइट्रोजन को आप दे दें तो वो कार्बन ऑक्सीजन बन जाएगा। तो आप देखें यहां पर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा CO2 का बनता था, ये माइनस ये माइनस, तो अब नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है, तो आप देखें तो CO2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, है ना। तो कभी भी हाइब्रिडेशन वगैरह आ जाए तो आप ध्यान रखें, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए बेटा, है ना। नेक्स्ट जो कंपाउंड आपको पढ़ना है, सेकंड कंपाउंड इस ग्रुप 15 में, दैट इज अमोनिया। तो अम्मा के बारे में वैसे तो बहुत कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम इसके जो एनसीईआरटी के गिवन पॉइंट्स हैं 1 बाय 1 उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले अमोनिया का जो प्रिपरेशन आपको देखना है वो किससे देखना है बेटा, यूरिया से। यूरिया से जब आप प्रिपरेशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं NH2CO, NH2 फॉर्मूला होता है, इस पे 2 मोल वाटर का अटैक कराते हैं, बेसिकली इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो बेटा यहाँ पर ऐसा समझिएगा, इसको 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस पे अटैक कर रहे हैं और 2 हाइड्रोजन इस पे अटैक कर रहे हैं, तो ये NH4 बन रहा है, ये NH4 बन रहा है, और साथ में जो 2 ऑक्सीजन है वो CO पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है बेटा, CO3 बन रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट मिल रहा है, और ये जो अमोनियम कार्बोनेट इसका हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है, अमोनियम का CSPX जब हीट करते हो तो क्या मिलता है बेटा, अम्मा, और साथ में जो H+ है वो कार्बोनेट पे अटैक करके क्या बनाता था, H2CO3। H2CO3 स्टेबल नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा, H2O एंड CO2। तो यही बात दे रखी है, आप चाहे तो H2CO3 लिख दे, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने ये, बस ये शुरू वाला पार्ट जो है वो अलग से थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, सेकंड वाली रिएक्शन अगर आप देखें तो बेटा लिख रखा है, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम सॉल्ट्स एंड अल्कलीज, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी हम लोग अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH3, जो हम बात NH3 के लिए कर रहे हैं अभी थोड़े, है ना, मतलब अगले लेक्चर में आप PH3 पढ़ोगे, फॉस्फोरस का भी हाइड्राइड पढ़ोगे, है ना। तो जब फॉस्फीन आप पढ़ोगे तो जो बातें अमोनिया के लिए वैलिड है, लगभग लगभग वैसी ही कहानी आपको किसमें देखने को मिलेगी, फॉस्फीन। तो अगर बाई चांस फॉस्फीन की आपको कुछ बात बाद में याद ना आए, तो अगर अमोनिया आपको क्लियर है तो अमोनिया का जैसा ही लगभग लगभग काम कहां पर चलेगा बेटा, फॉस्फीन में, और ये जो सेकंड रिएक्शन लिखी जा रही है फॉस्फीन में भी काम आएगी। अब देखो, पहला प्रिपरेशन तो किससे कर दिया आपने, यूरिया से। दूसरे रिएक्शन में आप देखिए अमोनियम सॉल्ट और अल्कली है, तो अब आपको यहाँ पर है ना रिएक्शन कराना है, तो आप देख सकते हैं ये अमोनियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, हीटिंग, है ना, इस तरह की बात करी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो अमोनियम और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ कैल्शियम किसके साथ जुड़ेगा, कार्बोनेट के साथ, आयंस दिख रहे हैं आपको, तो बेटा CaCO3, और यहां पर क्या मिल जाएगा, NaCl, ये तो एक सॉल्ट बन गया आपका।
और दूसरा जो अमोनिया में वो किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड पे। अमोनियम किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड पे। मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी डिकम्पोज कर देंगे, स्टेबल नहीं है तो क्या क्या मिल जाएगा, NH3 + H2O। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिखने का तरीका हो गया। और यहां पर भी क्या मिल जाएगा, NH3 + H2O। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमोनिया के लिए। चलिए, थर्ड रिएक्शन जो यहां पर देख रहे हैं, प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस। नेम वाली जितनी भी प्रोसेस आएंगी बेटा सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्गेनिक में भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे यहां पर भी नेम प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। 3-4 नेम प्रोसेस आएंगी आपके सामने, ध्यान सुन लेना। पहला आएगा हेबर, फिर आएगा ऑसवर्ल्ड। सीक्वेंस याद करो इसका, है ना। पहला कौन आएगा, हेबर, फिर कौन आएगा, ऑसवर्ल्ड। फिर ऑसवर्ल्ड के बाद आएगा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद आएगा डेकॉन। कौन कौन आएगा, हेबर, ऑसवर्ल्ड, कॉन्टैक्ट, डेकॉन। इसमें से जो पहला और आखिरी है, मतलब हेबर और डेकॉन है, ये एक स्टेप का रिएक्शन है। और जो कॉन्टैक्ट और ऑसवर्ल्ड होगा, इसमें मल्टीपल स्टेप्स आएंगे आपके सामने ना। तो थोड़ा बहुत एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हेबर्स की बात करें हम, तो आप हेबर्स में कुछ बताने का है नहीं। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपने हेबर ही पढ़ा है, ठीक है। हाँ, 2 ही रिएक्शन पढ़ाते हैं वहां पर, एक N2H2 और एक PCl3 और Cl2, है ना। 2 ही रिएक्शन में खत्म होता है चैप्टर। तो ये वही है, तो ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप, इसमें कुछ नया नहीं है। बस छोटे मोटे जो फैक्टर्स वगैरह है उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो हेबर्स प्रोसेस में, है ना, आपको N2 और 3H2 जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 2NH3। और आप फिर जानते हैं होमोजेनियस रिएक्शन और हेट्रोजेनियस रिएक्शन। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबका फेज सेम रहने वाला है। तो एक ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो जितने भी नेम प्रोसेस आएंगे, इन सारे नेम प्रोसेस के कैटलिस्ट आपको जरूर पता होने चाहिए। क्योंकि, है ना, जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो तो भी वो मैच द कॉलम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली इसी के ऊपर बनेंगे, कैटलिस्ट पे। अब इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। कौन होता है ना, आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और आयरन ऑक्साइड के साथ पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फास्ट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब प्रमोटर की तरह एक तरह से यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस iron oxide is used as a catalyst. Iron oxide is used as a catalyst. है ना, and K2O plus Al2O3, K2O plus Al2O3 मतलब पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर यूज्ड फॉर fast attainment of equilibrium. Potassium oxide and aluminum oxide are used for fast attainment of equilibrium. एक तरह से रेट को एनहांस कर देंगे ताकि इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंच जाए। और आपको पता है ये इक्विलिब्रियम पे चलती रिएक्शन, अभी तो हमें अमोनिया बनाना है इसलिए हम उस तरफ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा फिर वही लीच-एटलियस प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आपको पता है इधर 4 मोल है, उधर 2 मोल है। तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो हाई प्रेशर होगा। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल, according to Lee-Chatelier's principle, high pressure is favorable condition. High pressure is favorable condition for large production of ammonia. High pressure is favorable condition for large production of ammonia. ठीक है, तो ये हेबर्स प्रोसेस में ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये आपको कैटलिस्ट तो अब याद ही रखना है बेटे इसमें। और बस ये जो है ना कंडीशन है, कंडीशन आप लोग इक्विलिब्रियम जानते हैं, तो इसमें कुछ नया कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहीं तक पढ़ रहे हैं, फिर अमोनिया की प्रॉपर्टीज सब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा।